हेलो बच्चों। बच्चों आज से हम इंग्लिश लैंग्वेज की बिल्कुल बेसिक से जो शुरुआत स्टार्टिंग होती है वहीं से बिल्कुल स्टार्टिंग करेंगे। इंग्लिश आपने अब तक पढ़ी होगी और कई बच्चों को बहुत टफ भी लगती है, समझ में नहीं आता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि आप यहाँ से हमसे जुड़े रहिए। आपको बिल्कुल बेसिक, जैसे आप ये मान के चलिए ABCD से जो कहते हैं शुरुआत होगी आपकी, और इस लेवल को धीमे धीमे हम बढ़ाते हुए आगे चलेंगे। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं आज की। तो देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, जैसे साइंस होता है, मैथ होता है, सोशल साइंस होता है। ये एक लैंग्वेज है और इसको हमें लैंग्वेज की तरह ही पढ़ना होगा। हिंदी जिस तरीके से आप बोलते हैं, सुनते हैं, सेम उसी तरीके से इंग्लिश को भी बोला और सुना जाता है, वो भी एक भाषा है। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि किसी भी लैंग्वेज की थोड़ा सा इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझा देता हूँ कि जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये एक बेसिक यूनिट होती है किसी भी लैंग्वेज की। अल्फ़ाबेट, बात आती है कि सबसे पहले जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ये समझेंगे, ये जो हमारी लैटिन अल्फ़ाबेट है वहाँ से ली गई है। जो इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो लगभग अराउंड आपकी 7th सेंचुरी के अराउंड ये ऑरिजिनेट हुई थी। तो यहाँ तक ये छोटा सा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन से जो देना था, इसमें ऐसा कुछ याद करने का उसका नहीं है, अपन को केवल ये बेसिक समझना था। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितनी होती है। तो कई बच्चों के मन में आया होगा 26, तो मैं आपको बता दूं 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश में। अल्फ़ाबेट केवल एक ही होती है। तो अब उस इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो हमारे लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं। तो सबसे पहले हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देखिए, किसी भी लैंग्वेज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो उसके लेटर्स होते हैं। तो इसी तरीके से इंग्लिश अल्फ़ाबेट की भी जो सबसे स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटी इकाई या स्मॉलेस्ट यूनिट है वो इसके लेटर्स होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए हमको उसके लेटर्स आने चाहिए। तो यहाँ ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के लेटर्स नहीं आते होंगे। इसके 26 लेटर्स होते हैं, हमको मालूम है। अच्छा, इसको इंग्लिश के लेटर्स को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, एक अपर केस में और एक लोअर केस में। देखिए, अपर केस जो आप बड़ी ABCD बोलते हो जिसको, या कैपिटल लेटर्स बोलते हो, उसी को बोलते हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। और जो आप छोटी ABCD जिसको बोलते हैं या स्मॉल लेटर्स बोलते हैं वो आपके A to Z। तो दो केस में लिख सकते हैं इसको, लेटर्स को, ये चीज़ हो गई। दूसरा, इंग्लिश जो हमारी अल्फ़ाबेट के जो 26 लेटर्स हैं इनको दो भागों में, दो रूप में ये काम करते हैं। एक तो वोवेल्स हमारे होते हैं और दूसरा हमारे कॉन्सोनेंट। थोड़ा सा इसको भी समझ लेंगे हम। वोवेल्स चूँकि 26 लेटर्स हैं तो हमारे A, E, I, O, U, ये 5 वोवेल्स होते हैं इंग्लिश में। इनके अलावा जो भी 21 लेटर्स आपके बचते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वोवेल्स स्वर को बोलते हैं हिंदी में, और कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन बोला जाता है। तो देखिए, ये जो A, E, I, O, U है आपका, वोवेल्स का काम, स्वर का काम करते हैं। जब ये मात्राओं के रूप में यूज़ में होते हैं, जिस तरीके से आप हिंदी में मात्राएं लगाते हैं, जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, वो स्वर होते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश जो आपके वर्ड्स होते हैं उनमें ये मात्राओं का काम करते हैं। तो ये 5 जो हैं आपके वोवेल्स के रूप में काम करेंगे, बाकी 21 कॉन्सोनेंट के। एक दो और लेटर होते हैं आपके Y और W, W और Y, ये आपके सेमी वोवेल्स बोले जाते हैं, सेमी वोवेल्स। ठीक है, सेमी वोवेल्स क्यों बोले जाते हैं इसको थोड़ा सा ऐसे समझेंगे अपन। जैसे कि W को लिया हमने, W देखिए वीक, तो यहाँ पे ये व्यंजन का काम कर रहा है, कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है, तो ये है तो कॉन्सोनेंट में ही, लेकिन अब ये वोवेल्स के रूप में कैसे काम करता है। जैसे कि मैंने लिखा काऊ, तो यहाँ पे ऊ निकलेगा, तो वोवेल्स का भी काम कर रहा है। तो W आपका कॉन्सोनेंट का भी काम करता है और
वोवेल्स का भी, इसलिए इसको सेमी वोवेल्स बोला जाता है। इसके अलावा वाई को देखते हैं, जैसे कि मान के चलो आपने लिखा यमी, तो या कॉन्सोनेंट का काम किया। आपने लिखा शाय, तो यहाँ पे ई वोवेल्स का काम किया। तो इस तरीके से डब्ल्यू और वाई आपके सेमी वोवेल्स बोले जाते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर होगा, इसमें लिखने की कोई चीज़ नहीं है। अगर छोटी क्लास का कोई बच्चा है लिखना चाहता है तो मैं साइड से हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके इसको आराम से वीडियो को रोक के आप लिख लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारे लेटर्स हो गए। अब क्या केवल लेटर्स सीखने से हमारा लैंग्वेज का काम हो जाएगा या हम लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं? नहीं, लेटर्स एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, लेकिन इससे हमारा काम नहीं चलेगा। तो लेटर से काम नहीं चलेगा, तो उसके लिए फिर लेटर से बड़ी आपकी जो यूनिट होती है वो आपके होते हैं वर्ड्स। वर्ड्स का क्या मतलब होता है? तो देखिए, अगर वर्ड्स की डेफिनेशन को अगर हमें देखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स। देखिए, ए मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स। अब यहाँ पे एक वर्ड आया मीनिंगफुल। देखिए, कलेक्शन ऑफ लेटर्स तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या वो मीनिंगफुल है? अगर वो मीनिंगफुल है तो वो वो वर्ड होगा, अगर मीनिंगफुल नहीं है तो वो वर्ड नहीं होगा। कैसे? एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे मैंने लिखा टेबल, TABLE, इसमें आपके 5 लेटर्स आ रहे हैं। तो इनको जब हमने एक कलेक्शन के रूप में लिख दिया तो क्या इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? बिल्कुल निकल रहा है। टेबल मीन्स मेज। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, A लिख दूँ, फिर T लिख दूँ, फिर L लिख दूँ, फिर E लिख दूँ, फिर B लिख दूँ, क्या इसका ये भी है तो कलेक्शन ऑफ लेटर्स ही, लेकिन क्या इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो इसको हम वर्ड नहीं कहेंगे। तो वर्ड की डेफिनेशन समझ में आ गई। लेटर्स का कलेक्शन तो होगा, लेकिन कलेक्शन कैसा होगा? मीनिंगफुल। अब बात ये आती है कि क्या टेबल लिख देने से या बोल देने से हमारा काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। मैंने किसी से बोला टेबल, अब टेबल क्या करना है? उसको उठाना है, उस पर बैठना है, उसको फेंकना है, तोड़ना है, क्या करना है, उसको समझ में नहीं आएगा केवल टेबल बोलने से। तो हमारा केवल वर्ड से काम नहीं चलता। तो जब वर्ड से काम नहीं चलता तो हमें उसके लिए क्या बनाने पड़ते हैं? सेंटेंसेस। क्या बनाएंगे हम? सेंटेंसेस। अब देखिए, सेंटेंसेस क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा समझेंगे। तो सेंटेंसेस की डेफिनेशन को अगर समझना हो तो हम कैसे बोल सकते हैं इसको? ए मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। देखिए, वर्ड क्या था? ए मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स। सेंटेंस क्या है? ए मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड। यहाँ पे भी वही सेम बात आती है कि वर्ड का वर्ड्स का कलेक्शन तो होगा, लेकिन क्या वो मीनिंगफुल है? अगर मीनिंगफुल है तो वो सेंटेंस कहलाएगा, अगर मीनिंगफुल नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। देखिए कैसे, जैसे मैंने लिखा राम बाज रीडिंग ए बुक यस्टरडे। देखिए, यहाँ पे कई सारे वर्ड लिखे हुए अलग अलग और एक सीक्वेंस में लिखे हैं। कलेक्शन है वर्ड का, लेकिन कैसा कलेक्शन है? मीनिंगफुल है। इसका मीनिंग निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है कि राम कल किताब पढ़ रहा था। तो वर्ड्स का कलेक्शन हो गया और मीनिंगफुल हो गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सेंटेंसेस। लेकिन अगर इसको मैं इस तरीके से लिख दूं, मैंने यहाँ लिख दूं यस्टरडे, मैंने यहाँ लिखा बाज, यहाँ मैंने लिख दिया ए, यहाँ लिख दिया बुक, यहाँ पे मैंने लिखा राम, इस तरीके से उल्टा सीधा इसको लिखा, तो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स तो होगा, लेकिन वो क्या मीनिंगफुल रहेगा? नहीं रहेगा। और मीनिंगफुल नहीं होगा तो उसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। तो सेंटेंस की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, जहाँ पे कई सारे वर्ड्स, 2 वर्ड भी हो सकते हैं आपके, 3 वर्ड्स भी हो सकते हैं, 4 वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो कई सारे वर्ड्स को मिलाकर जब कोई एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स बनाया जाता है और उसका मीनिंग निकलता है तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। तो लैंग्वेज के लिए सबसे पहली चीज़ देखिए, हमको क्या ज़रूरत पड़ी? लेटर्स की। उसके बाद हमने क्या बनाए? वर्ड्स बनाए। वर्ड्स से हमने क्या बनाए? सेंटेंसेस बनाए। और सेंटेंसेस से फिर जैसे बुक वगैरह आप पढ़ते हो, पैराग्राफ बनते हैं। तो ये एक लैंग्वेज का जो लिखने का, पढ़ने का एक सीक्वेंस होता है। अब बात आती है, देखिए अब चूंकि यहाँ पे सेंटेंसेस की बात आई है तो मैं यहीं पे आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी इसी वीडियो में समझा देता हूँ। तो कल से हम जब अपनी ग्रामर आगे की शुरू करेंगे तो उसमें मुझे दोबारा से इसको नहीं बताना पड़ेगा। और इसके अलावा बीच के जो इसके
कुछ सेंटेंसेस और थोड़े रह जाते हैं, तो वो जब अपन टेंसेस पढ़ेंगे तो उसमें समझ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आते हैं अपन सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे। देखिए पहला डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, देखिए डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होती है, इसमें केवल आपको एक चीज याद रखिए, स्टेटमेंट्स। जिन सेंटेंसेस में नॉर्मल स्टेटमेंट्स कही जाती है, नॉर्मल कोई बात कही जाती है, वो हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इसमें आपकी दो चीज़ों को याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़, सबसे ज़्यादा जो सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं वो यही किए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले मेक स्टेटमेंट्स, इसमें सबसे पहली चीज़ क्या आएगी, मेक स्टेटमेंट्स। इतना याद रखना है, इसमें स्टेटमेंट्स को बनाया जाता है, बोला जाता है, कहा जाता है, लिखा जाता है। दूसरा, ये जो एंड होते हैं, एंड विद पीरियड्स। एंड विद पीरियड्स का मतलब क्या होता है, फुल स्टॉप के साथ में ये आपके एंड होते हैं, लास्ट में क्या लगा होगा, फुल स्टॉप लगा होगा। तो इतनी सी बात हमको दो चीज़ें इसमें समझना है कि नॉर्मल स्टेटमेंट होती है। अच्छा, ये आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, अब मैं यहाँ पे कुछ 2-3 एग्जांपल आपको दे देता हूँ, तो उससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखिए जैसे मैंने बोला कि सीता इज कुकिंग फूड। अब देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है कि सीता खाना बना रही है और पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ये हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। और कैसा सेंटेंस हो गया, पॉजिटिव हो गया। एक स्टेटमेंट इसमें बोली जा रही है और एंड विद पीरियड। एंड विद देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है। नेगेटिव का एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने बोला ही हैज नॉट डन हिज वर्क। देखिए यहाँ भी एक स्टेटमेंट बोली कही जा रही है, लेकिन ये स्टेटमेंट और इसका एंड देखिए, एंड भी इसका पीरियड्स पे हो रहा है और ये स्टेटमेंट कैसी है, नॉट लगा है इसमें, नेगेटिव, जिसको हिंदी में आप नकारात्मक बोलते हैं, आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो ये आपके सेंटेंसेस होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर फिर भी किसी भी चीज़ में अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में उसको डाल सकते हैं, मैं उसको ज़रूर आपको अगली जो वीडियो आएगी उसको दोबारा से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब देखिए अगला देखते हैं, दूसरा नंबर। देखिए सेकंड पे आता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में देखिए आपको केवल इतना याद रखना है, क्वेश्चन किए जाएंगे। इसमें क्या किए जाएंगे, क्वेश्चंस। जहां पे भी कोई क्वेश्चन किया जा रहा है वो सेंटेंस आपका किस तरीके का होगा, वो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। तो इसमें भी हमको दो ही बातें याद रखनी है। इसमें एक तो मेक क्वेश्चंस, इसमें आपके क्या किए जाते हैं, क्वेश्चंस मेक किए जाते हैं। और सेकंड जो ये एंड होते हैं, एंड विद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जानते हैं हम, इसके साथ में ये एंड होते हैं। तो जहां पे भी आपको क्वेश्चन मार्क दिख जाए वो आपका सेंटेंस कैसा होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। ये भी देखिए दो तरीके से बनती है। एक तो जैसे कि आपके नॉर्मल जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो कि आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब से जैसे कि डू यू गो हेयर, डू यू गो हेयर, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ। लेकिन यहाँ भी एक क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या तुम वहाँ जाते हो, तो ये हमारा सेंटेंस कैसा हो गया, इंटेरोगेटिव। कुछ WH वाले भी होते हैं। WH वाले जैसे कि मैंने बोला वाई आर यू बीटिंग हिम, तो ये WH वाले वर्ड होते हैं जहाँ पर आपके जो इंटेरोगेटिव वर्ड होते हैं वो स्टार्टिंग में आ जाते हैं।
तो तुम उसको क्यों पीट रहे हो। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन किया जा रहा है, और देखिए तो पहली चीज मेक क्वेश्चन मेक किए जा रहे हैं। दूसरा हमारा एंड किससे हो रहा है, क्वेश्चन मार्क से। देखिए क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो तीसरे वाले पे हम चलते हैं। देखिए थर्ड आपका इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में आपको केवल इतना याद रखना है कि इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें कमांड दी जाती है। तो एक वर्ड क्या याद रखेंगे हम इसमें, मैं ये आपको एक कीवर्ड दे रहा हूं जिनको आप याद रख के इन सेंटेंसेस को याद रख सकते हैं। यहाँ पे कमांड्स दी जाती हैं, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें इसमें भी अपन को याद रखनी है। एक तो क्या कि मेक कमांड्स जो कि ऑर्डर के रूप में हो सकती हैं, आपकी एडवाइस हो सकती है कोई, आपकी रिक्वेस्ट हो सकती है कोई। दूसरा ये एंड जो होंगी, ये सेंटेंस जो एंड होंगे एंड विथ पीरियड, यानी आपके फुल स्टॉप के साथ में, या फिर आपके एक्सक्लेमेटरी मार्क जो इस तरीके से बनाया जाता है इसके साथ में। तो आपका ये भी आ सकता है उसमें और फुल स्टॉप भी आ सकता है। जैसे एग्जांपल मैंने बोला प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। देखिए प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज वर्ड आ गया। अच्छा ये वाले जो सेंटेंस होते हैं वो अधिकतर आपके मेन वर्ब के साथ में स्टार्ट होते हैं। इनमें जो इनका सब्जेक्ट होता है वो यू के रूप में होता है, वो हिडन रहता है क्योंकि इसमें सामने वाले को ही सब्जेक्ट किया जाता है। तो इसमें देखिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अभी ये केवल मैं आपको टाइप्स बता रहा हूँ, अभी इनको पूरे उससे नहीं पढ़ा रहा। जब मैं इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो पूरे आपको एक एक एग्जाम्पल के साथ में मैं बताऊँगा। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो आपके किस में आते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। अब आते हैं हम इसके चौथे टाइप पे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। देखिए इसमें हमको क्या याद रखना है कि इसमें एक्सक्लेमेशन आता है। एक्सक्लेमेशन का मतलब कोई भाव व्यक्त किया जाएगा, भाव इमोशन व्यक्त किया जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्सक्लेमेशन के अलावा इमोशन, या इसको हम क्या बोल सकते हैं इमोशन, किसी इमोशन की बात की जाएगी। इमोशन मीन्स जैसे कि कोई खुशी की बात आपने सुनी, आपने अपना भाव खुशी में व्यक्त किया ओह, या कोई आपने दुख भरी बात सुनी उसके लिए आपने दुख व्यक्त किया। तो जब वो शब्द जो छोटे छोटे वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो इसमें आपके आते हैं। इसमें हमको देखिए तो इसमें भी दो चीज़ें ही याद रखने की है आपकी, मेक इमोशंस, इसमें आपके इमोशंस मेक किए जाएंगे, और सेकंड ये एंड जो होंगे किसके साथ होंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ में आपके एंड होंगे। इनमें हमेशा यही वाला मार्क आएगा। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हुर्रा। हुर्रा जो वर्ड है इसको खुशी व्यक्त करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हुर्रा इंडिया वॉन द मैच, तो यहाँ पे एक खुशी व्यक्त कर रहे हैं। तो ये हमारा सेंटेंस कैसा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। उसके अलावा जैसे आपने दुख व्यक्त किया, अलाश ही इज नो मोर, दुख व्यक्त कर रहे हैं। देखिए दुख क्या व्यक्त कर रहे हैं हम कि वह अब जिंदा नहीं है। ही इज नो मोर का मतलब होता है जब कोई मर जाता है या किसी का देहांत हो जाता है तो वहाँ पे उसके लिए ही इज नो मोर का यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम एक नया टॉपिक इंग्लिश का यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आपको
उम्मीद करता हूँ कि जो भी कुछ आज समझाया होगा वो समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट करके मुझको बता दीजिएगा। दूसरा, चूँकि मेरी शुरुआत है, हो सकता है मुझसे कुछ गलतियाँ हों तो उसको इग्नोर कर देना आप, और कोई गलती हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको आगे की वीडियो में दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।